नमस्कार दोस्तों। एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी के 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकंड के एमसीक्यू प्रकार प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है जिसमें हम प्रत्येक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम इस बार एमसीक्यू पैटर्न पर हो रहा है उन सभी के लिए हमारी ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। चाहे आप MJPRU बरेली विश्वविद्यालय से हों, माँ सुकाम्बरा विश्वविद्यालय से हों, या फिर आपका राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय हो, छत्रपति शिवाजी महाराज यानी कि कानपुर विश्वविद्यालय हो, आप सब के लिए हमारी ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय में भी अभी जूलॉजी का पेपर नहीं हुआ है और आप सब के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी हमारी ये क्लास। अगर आप आज की ये क्लास तैयार करके जाएंगे तो 100% ये मानकर चलेगा जो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे हमारी इस वीडियो से मिलेंगे। सेकंड पेपर जो आपका जूलॉजी का है उसका पेपर टाइटल है दोस्तों इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। ये आपका पेपर टाइटल है और आज हम इसमें 100 प्रश्न देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रकार के। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और पहले प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी तक सभी लोग से निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट सोशल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी सामाजिक नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं हाउस फ्लाई, आंट, टर्मिट या हाउस बी, हनी बी। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा घरेलू मक्खी। ये सामाजिक प्राणी नहीं है, बाकी चींटी, दीमक और मधुमक्खी ये सभी सामाजिक प्राणी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया गया कि विच ग्रीन हाउस गैस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। यानी कौन सी गैस ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है। चलिए आप सब लोग आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है मीथेन, बी ऑप्शन आपका दिया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी दिया गया है वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प। तो आपको बता दें इनमें से ओजोन परत के क्षय के लिए जो जिम्मेदार है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इस वजह से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है कि एसिड रेन इज मेनली कस्ड बाय द इमिशन ऑफ विच दीज गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। यानी अम्लीय वर्षा मुख्यतया वायुमंडल में किस गैस के उत्सर्जन के कारण होती है। तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन की तो इसमें जो मुख्यतया वायुमंडल में जो गैस होते हैं वो गैस कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों का जब उत्सर्जन होता है तब अम्लीय वर्षा के मुख्य जो कारण है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड है, इसलिए आंसर आपका डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच ऑफ नॉर्मल रेन वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली। सामान्य वर्षा जल का पीएच लगभग होता है। तो आपको बता दो सामान्य जल का जो पीएच होता है वो लगभग 5.0 से लेकर के 5.5 तक होता है और इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है 0.2, 2.0, 5.0 और 7.0 और 9.0। तो इसमें से आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी यानी 5.0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि वन ऑफ द बेस्ट टाइगर रिजर्व प्रेजेंट इन इंडिया। भारत में सर्वोत्तम बाघ अभ्यारण्यों में से एक कौन सा है। पहला दिया गया है जिसमें है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन आपका है जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी है काजीरंगा नेशनल पार्क और डी ऑप्शन है गिर नेशनल पार्क। तो आपको बता दें भारत के सर्वोत्तम बाघ अभ्यारण्यों में से एक जो प्रमुख है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। तो आपको बता दें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये जो उपस्थित है ये उत्तर प्रदेश में है और ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट उत्तर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड।
निम्नलिखित में से किस राज्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न में आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें पूछा गया था ओजोन लेयर इज प्राइमरी लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल के किस क्षेत्र में स्थित है? पहला है क्षोभमंडल, बी है जिसमें है कि मीसोस्फीयर, बाह्य वायुमंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसमें से जो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर क्षेत्र में अवस्थित है, इसलिए आंसर डी इसमें करेक्ट उत्तर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है ओजोन डिप्लेशन इज द हाईएस्ट ओवर विच रीजन। ओजोन क्षरण किस क्षेत्र की सबसे अधिक है? भूमध्य रेखा, पहाड़ी क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र या तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पर आप लगाएंगे सी ऑप्शन पर, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र। ओजोन क्षरण ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आता है कि भोपाल गैस ताजसी में हुई और जो आकस्मिक घटना थी इसमें जहरीली गैस का विमोचन हुआ था, कौन सी जहरीली गैस फैली थी? तो ये जो भोपाल गैस ताजसी हुई थी वो 1984 में हुई थी, और मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस के लीक होने की वजह से। ऑप्शन नंबर आपका इस क्वेश्चन में बी करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन है कि सेवसा आपदा में हुई और आसपास के क्षेत्र को दूषित कर दिया। तो इनमें से आप लगाएंगे इटली, सेवदा आपदा इटली में हुई और आसपास को डाइऑक्सिन को से दूषित कर दिया। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो उन वैज्ञानिक का जो नाम था वो था लेंडरमैन। लेंडरमैन ने 10% का नियम दिया था। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन कह रहा है कि एटीपी एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, बी है शुगर यानी चीनी का संग्रह, सी दिया गया है सौर ऊर्जा, और डी है श्वसन ऊर्जा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है वो है सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आप अगला क्वेश्चन है कि जब आबादी में जन्म दर व मृत्यु दर बराबर होती है तो इसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्लेट्यू अवस्था, बी है प्रारंभिक वृद्धि अवस्था, सी ऑप्शन है चरघातकी की वृद्धि अवस्था, और डी दिया गया है त्वरण अवस्था। तो इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा प्लेट्यू अवस्था। जब आबादी में जन्म दर व मृत्यु दर बराबर होते हैं तो इसको प्लेट्यू अवस्था बोलते हैं, और इसमें आप लोग सही आंसर जो लगा देंगे वो लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि रेड डेटा बुक में निम्नलिखित में से किसका डेटा होता है? पहला ऑप्शन है लाल पुष्पीय पादप का, बी दिया गया संकटापन्न प्रणाली, और डी दिया गया संकटापन्न पादप, डी दिया गया संकटापन्न पादप एवं प्राणई। तो इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर, यानी कि इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल, यानी कि रेड डेटा बुक में इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल के बारे में डेटा होता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी आपका राइट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है कि एक घास के मैदान में पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो आप सब लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक घास के मैदान में जो पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है, यानी कि सीधा होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेजेंस ऑफ लेड इन एटमॉस्फेयर कैन कॉस्ट, यानी कि वातावरण में लेड की उपस्थिति यानी वातावरण में शीशे की उपस्थिति के कारण हो सकते हैं। तो जब वातावरण में शीशा यानी लेड की उपस्थिति होगी तो नेत्र में जलन होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन ए लगाएंगे सही उत्तर। दोस्तों आप सबसे निवेदन है भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उन सबसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के कारण हो सकता है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता होती है तो
सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है वो दम घुटना होता है, सांस में दिक्कत आती है। और यहाँ पर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि स्मोक इज फॉलोड बाय द मिक्स इफेक्ट ऑफ, धुंध का निर्माण किसके मिश्रित प्रभाव के कारण होता है? तो धुआं और कोहरा के कारण धुंध का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें पूछा गया था मेन ग्रीन हाउस गैस इज, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस है? तो मुख्य ग्रीन हाउस जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिड रेन केस ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑन कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ वाट इन एटमॉस्फेयर, यानी वातावरण में इनमें से किसकी बढ़ती हुई मात्रा के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो इनमें सबसे ज़्यादा जो बढ़ती हुई मात्रा के कारण अम्लीय वर्षा होती है वो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन क्षरण के कारण होता है? पहला है ध्वनि प्रदूषण, बी है वैश्विक तापन, सी है त्वचा कैंसर और डी दिया गया मस्तिष्क अनियमितता। तो इनमें से आपका हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। बी आंसर आप सभी लोगों लगाएंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि ड्यू टू मरकरी पॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस में कॉज, यानी मरकरी प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इनमें से मिनामाटा रोग होता है मरकरी प्रदूषण के कारण। ऑप्शन डी इस प्रश्न में आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ये कि द ताजमहल इज टेस्टेड ड्यू टू द बैड इफेक्ट ऑफ, ताजमहल की सुंदरता में किसके कारण प्रभावित हो सकती है? तो ताजमहल की सुंदरता जो प्रभावित हो रही है वो इसका सबसे जो मुख्य कारण है वो SO2 गैस। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए करेक्ट उत्तर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस बार पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस अदर देन मीथेन इज प्रोडक्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस मीथेन के अलावा कृषि फील्ड से उत्पन्न होती है? तो कृषि फील्ड से उत्पन्न होने वाली जो गैस है वो हो जाएगी आपका इसमें से नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की गई थी वो 1973 में की गई थी, 1973। ऑप्शन में 72 और 1973 और 72 के आसपास हुई थी, तो इसलिए 72 ऑप्शन में है। आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रजातियां जो विलुप्तता के खतरे में होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं, संकटापन्न प्रजाति इनको बोला जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन में आपका सी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण ताप रोकने वाली गैस है? तो इनमें से महत्वपूर्ण जो ताप रोकने वाली गैस है उसमें पहले ऑप्शन को देखते हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी आपका है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछा गया ऑल ऑफ द फॉलोइंग गैसियस साइकिल एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से सभी गैस चक्र हैं सिवाय, यानी इनमें से गैस चक्र के नाम दिए हैं लेकिन इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक गैस चक्र नहीं है। तो नाइट्रोजन साइकिल का नाम आप लोगों ने सुना है, बिल्कुल, कार्बन साइकिल का भी सुना है, सल्फर साइकिल का भी, लेकिन हाइड्रोजन चक्र का नहीं सुना होगा। यहाँ पर बी आंसर लगाएंगे सही उत्तर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रति इकाई समय और क्षेत्र में उपभोक्ता द्वारा कार्बनिक पदार्थ निर्मित होने की दर है। तो पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है सामुदायिक उत्पादकता, बी है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, या सी ऑप्शन है सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों द्वितीयक उत्पादकता, यानी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडलीय जीवन काल सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक है कार्बन टेट्राफ्लोराइड का जीवन काल, इसलिए डी आंसर पर आप लोग टिक करेंगे सही उत्तर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन
जो कि पूछा गया है कि बाघ अभ्यारण्य और उसके राज्य के बीच में सही मिलान करना है। तो सही आपको पहचान करना है। पहला है मानस, ये बाघ अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर अवस्थित है? असम में। क्या ये सत्य है? बी है कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है या कहीं किसी अलग जिले में है? सी है बांदीपुर, जो कि तमिलनाडु। दिया है पालम, जो कि उड़ीसा। चलिए, इसका आंसर आप लोग सभी लोग करने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट उत्तर क्या है कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। क्या करना है आपको, मैं आपको क्वेश्चन संख्या डाल देता हूँ, क्वेश्चन संख्या 1, ठीक है, जिसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर बाघ अभ्यारण्य दिए गए हैं और उनके राज्य के बीच में सही मिलान करना है, एग्जैक्ट बताना है कि मानस जो बाघ अभ्यारण्य है वो क्या असम में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, कहाँ पर है। ठीक है, इसी प्रकार से कार्बेट, बांदीपुर और पालम का बताना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि यह फसल भूमि पारिस्थितिकी तंत्र की एक विशेषता है। पहला है जिसमें खरपतवारों की अनुपस्थिति, बी है पारिस्थितिकी उत्तराधिकार, सी आपका दिया गया न्यूनतम आनुवंशिक विविधता और डी दिया गया मृदा संस्थानों की अनुपस्थिति। तो इसमें से जो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम आनुवंशिक विविधता। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है कि लुप्त प्रजातियों की व्यवहारिक सामग्री को संरक्षित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है जीन बैंक या फिर जीन लाइब्रेरी, सी ऑप्शन दिया गया सूखी पादपों वनस्पतियों का संग्रहालय जैसे हर्बेरियम बोलते हैं, या डी दिया गया जीन पूल। तो इनमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका जीन बैंक। जीन बैंक में लुप्त प्रजातियों की व्यवहार सामग्री को संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछा गया कि इनमें से भारतीय शेर सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है। पहला दिया गया गिर राष्ट्रीय उद्यान, बी है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सी है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और डी दिया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इनमें से आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर नेशनल पार्क में भारतीय शेर सबसे महत्वपूर्ण संरक्षित प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन था कि विच ईयर एनवायरमेंट प्रोजेक्ट एक्ट वाज पास्ट, यानी कि किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1982, बी ऑप्शन है 1986, सी ऑप्शन दिया गया 1992 और डी ऑप्शन करा 1996। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी 1986। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन बी लगाएंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि गुलाबी सिर वाले बतख किस श्रेणी में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गुलाबी सिर वाले बतख हैं उनको किस श्रेणी में आते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया दुर्लभ प्रजाति, बी दिया गया स्थानिक प्रजाति, ऑप्शन सी है विलुप्त प्रजाति और डी दिया गया कमजोर प्रजाति। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी यानी विलुप्त प्रजाति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरू किया गया था 1973 में। यही सेम प्रश्न आया हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आप लोग को ये क्वेश्चन सेट कराया था जिसमें ऑप्शन में केवल 1972 था। तो मैंने बताया था कि 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, 1972 है, तो आप 1972 लगा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट रूप से आप याद रखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर भारत में जो शुरुआत हुई थी वो 1973 में हुई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैल टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस क्वेश्चन में है कि फूड चेन कंसिस्ट ऑफ यानी खाद्य श्रृंखला में होती है। पहला दिया गया निर्माता, उपभोक्ता और डिकम्पोजर। ऑप्शन नंबर बी अगर देखें तो इसमें दिया गया है आपका उत्पादक, मांसाहारी और डिकम्पोजर। तो आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, खाद्य श्रृंखला में निर्माता, उपभोक्ता और डिकम्पोजर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि द लार्जेस्ट कार्निवोर ऑफ और टर्सरी कंज्यूमर एग्जिट एट विच लेवल ऑफ द फूड चेन।
यानी कि बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर मौजूद हैं? तो दोस्तों ये खाद्य श्रृंखला के चौथे स्थान पर मौजूद हैं। आंसर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम हैज़ टू कंपोनेंट्स। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं और उन दो घटकों के नाम आपको बताने हैं। तो आपको बता दें, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं जिनमें जैविक और अजैविक यानी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फूड चेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर इन द लार्जेस्ट अमाउंट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन द फूड चेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर इन लार्जेस्ट अमाउंट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रोड्यूसर, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर इन ए फूड चेन। खाद्य श्रृंखला में दूसरे क्रम का उपभोक्ता आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है कैटल, डियर, टाइगर और गोट। तो इसमें जो सही उत्तर आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी यानी टाइगर। खाद्य श्रृंखला में दूसरे क्रम का जो उपभोक्ता है वो है बाघ। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट उत्तर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइकेंस आर गुड बायो इंडिकेटर्स फॉर। लाइकेंस अच्छे जैव संकेतक हैं किसके, आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है पहला, जिसमें दिया गया है कि इन्वायरमेंटल रेडिएशन, बी आपका है सॉइल पॉल्यूशन, ऑप्शन सी है वाटर एंड एयर पॉल्यूशन और डी दिया गया नन ऑफ एबव। तो इनमें से करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन्वायरमेंटल रेडिएशन। लाइकेंस आर गुड बायो इंडिकेटर्स फॉर इन्वायरमेंटल रेडिएशन। चलिए तो इसमें से वाटर एंड माफ कीजिएगा, ये आपका इन्वायरमेंटल रेडिएशन नहीं होगा, इसमें ऑप्शन सी होगा, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन होगा। ठीक है, यानी लाइकेंस अच्छे जो संकेतक होते हैं जल और वायु प्रदूषण के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया गया है कि ए माउथ हैविंग ए स्पिकल्ड विंग एबल टू लाइन इनटू द बैकग्राउंड ड्यू टू द इट्स कलरेशन इज कॉल्ड। यानी कि धब्बेदार पंखों वाला एक कीट जो अपने गहरे रंग के कारण पृष्ठभूमि में घुलने मिलने में सक्षम होता है वो कहलाता है। तो उसको औद्योगिक मेलानिज्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरली कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस बिकॉज। कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि इस पर क्या होता है, इसमें जो है गर्मी को फंसाता है या जाल प्रकाश या गर्म धाराओं को फंसाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गर्मी को फंसाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्रीन हाउस गैस आर दोस दैट एब्जॉर्ब एंड इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन एग्जाम्पल इंक्लूड। यानी ग्रीन हाउस गैस वह हैं जो अवरक्त विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं, उदाहरणों में शामिल हैं। तो इसमें से आपको बताना है, पहला दिया गया नाइट्रोजन, बी दिया गया ओजोन, सी है आर्गन और डी दिया गया है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओजोन। ग्रीन हाउस गैस वह हैं जो अवरक्त विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करते हैं, उदाहरणों में जैसे ओजोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाई। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन पूछा गया है, याद रखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड का जो उत्पादन होता है वो कोयला बिजली संयंत्र से होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है एसिड रेन रिएक्ट विद द मार्बल एंड लाइम स्टोन टू फॉर्म। यानी अम्लीय वर्षा संगमरमर और चूना पत्थर के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, तो ये क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन का डैमेज टू। अम्लीय वर्षा से हानि होती है, तो अम्लीय वर्षा से बड़ी मूर्तियों और संगमरमर के निर्माण में हानि होती है, वनस्पति और जीव को भी होती है, पेड़ की वृद्धि को भी होती है। उपरोक्त सभी आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर। चलेंगे अगला क्वेश्चन है द मेन कॉज ऑफ डैमेज टू ताजमहल। ताजमहल की क्षति पहुंचाने का मुख्य कारण किसका है, तो पहला दिया गया जल प्रदूषण, बी है मृदा प्रदूषण। तो जल प्रदूषण मृदा प्रदूषण का कोई इसमें जो है योगदान नहीं है। इसमें अम्लीय वर्षा सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है ताजमहल को क्षति पहुंचाने में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर इस क्वेश्चन का होगा। अगला क्वेश्चन है कि गुड ओजोन इज फाउंड इन द। यानी अच्छा ओजोन पाया जाता है, तो अच्छा ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया एनिमल बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाई।
यानी जानवरों का व्यवहार इससे प्रभावित होता है, जानवरों का व्यवहार इससे प्रभावित होता है। तो इनमें ऑप्शन दिया गया है आपका ए, जिसमें है कि अनुवांशिक कारक, बी है पर्यावरणीय कारक, सी अनुवांशिक और पर्यावरणीय दोनों। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुवांशिक और पर्यावरणीय दोनों कारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात व्यवहार का उदाहरण है। जन्मजात व्यवहार का उदाहरण में से पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कि साइकिल चलाना, बी ऑप्शन है घोंसला बनाना, सी है शिकारी से बचना, डी है भूल भुलैया सुलझाना। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बता दी, शिकारी से बचना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जानवरों में संचार किसके माध्यम से हो सकता है। तो जानवरों में यहाँ पर जानवरों में संचार की बात हो रही है। तो जानवरों में संचार का माध्यम जो है उसमें दृश्य संकेत, आपका श्रवण संकेत, रासायनिक संकेत, ये तीनों इंक्लूड है, इसलिए आंसर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न में आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिसमें है कि मिग्रेशन इज द बिहेवियर एक्साइटेड बाय एनिमल टू, यानी प्रवासन जानवरों द्वारा प्रदर्शित एक व्यवहार है। साथियों की तलाश करें, भोजन ढूंढने, शिकारियों से बचे या उपयुक्त आवासों में चले जाएं। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, उपयुक्त आवासों में चले जाएं। प्रवासन जानवरों द्वारा प्रदर्शित एक व्यवहार है कि जब प्रवासन की बात आती है तो वो जो विभिन्न प्रकार के जो लुप्तप्राय प्रजाति होते हैं वो विभिन्न स्थानों पर समय समय पर आते जाते रहते हैं और वो सही समय पर प्रवासन कर जाते हैं, यानी कि उपयुक्त आवास में अपने चले जाते हैं पक्षी। ठीक है, इसीलिए आंसर डी आप लगाएंगे इसमें सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिस इज द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द मणिपुर, यह मणिपुर की एक तो लुप्त प्रजाति है, लुप्त प्राय प्रजाति आपको बतानी है मणिपुर की कौन सी है। ऑप्शन में दिया गया एशियाई भैंसे, बी है नीली भेड़, सी है मवेशी और डी दिया गया है सगाई, जिसे ब्रो एंटर हिरण बोलते हैं। तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा सगाई, ब्रो एंटर हिरण, ये मणिपुर की एक लुप्त प्राय प्रजाति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है कि रेड डाटा बुक किस पर डेटा देती है। रेड डेटा बुक की बात हो रही है, तो रेड डेटा बुक में हम लुप्त प्राय पौधे और जानवरों के बारे में, यानी इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल के बारे में डेटा रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जिसमें है कि प्रिजर्वेशन ऑफ विजिबल मटेरियल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी डन बाय, यानी कि लुप्त प्रजाति की व्यवहारिक सामग्री का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो इनका संरक्षण किया जाता है दोस्तों जीन बैंक के द्वारा। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जीन बैंक, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जीन बैंक आप सही उत्तर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है दिस इज द एनिमल सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड फंड, यानी यह विश्व जीव कोष का पशु प्रतीक है, जिसमें आपके ऑप्शन दिया गया है कि ग्रैंड पांडा या फिर कंगारू, रेड पांडा या टाइगर। तो इसमें से जो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा विशाल पांडा। विशाल पांडा विश्व वन्य जीव कोष का पशु प्रतीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन कि हाउ मच फॉरेस्ट कवर इट टू बी मेंटेन्ड एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988, यानी कि 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितना वन क्षेत्र बनाए रखना जाना है। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैदानी इलाकों के लिए 33 और पहाड़ियों के लिए 67%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज लिस्टेड इन नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को, यानी कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध है। तो इनमें से सूचीबद्ध है जिसका नाम है ऑप्शन नंबर सी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संकटाग्रस्त जानवरों पौधों को सुरक्षा के लिए एक अलग देखभाल इकाई में रखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको दोस्तों बोला जाता है पूर्व स्थिति संरक्षण, यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्स सिटू कंजर्वेशन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी कैन फाइंड द रणथंभौर नेशनल पार्क। हम रणथंभौर उद्यान को कहाँ पर पा सकते हैं? तो राजस्थान, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क इन विच स्टेट। काजीरंगा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीपुर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कर्नाटक में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडेंजर्ड एस्टिक लायंस कैन बी फाउंड इन विच नेशनल पार्क। इसमें दिया गया है एशियाई यानी कि लुप्त प्रायः एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाया जाता है कहाँ पर? गिर नेशनल पार्क में, गिर नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर आपका डी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज एर्लियर नोन एज, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो पहला नाम था वो था हेली नेशनल पार्क, और अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। तो हेली नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोनों का एक ही नाम है। ओके, तो ए आंसर करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है कि 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह बाघ अभ्यारण्य 21वीं सदी में अपने बाघों के अचानक गायब होने के लिए कुख्यात है। यह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो उस राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है दोस्तों वो है सिरस्का राष्ट्रीय उद्यान। सिरस्का राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल पार्क विच इज फेमस एज द होम ऑफ बिग फाइव इज। वह राष्ट्रीय उद्यान जो बिग फाइव के घर के रूप में प्रसिद्ध है। तो बिग फाइव के घर के रूप में जो प्रसिद्ध है उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? आप ध्यान रखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। आपको बताना है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ध्यान रखेंगे, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पिन वैली नेशनल पार्क जो साइबेरियन आइबेक्स के लिए जाना जाता है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका 20 क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है चांगथांग और काराकोरम नुब्रा स्वयं वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों लद्दाख में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है? तो इनमें से पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा नहीं है। बैरन द्वीप ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास है। रोवे द्वीप ये भी अंडमान निकोबार द्वीप में है। बांस द्वीप ये भी इसके इंक्लूड, लेकिन पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। अगर पूछा जाता कि कौन कौन सा है तो बैरन द्वीप, रोवे द्वीप और बांस द्वीप ये द्वीप है ना, द्वीप समूह आप अंडमान और निकोबार पहचान लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों हैं, लेकिन ये पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित नहीं है। चलिए अगला है पोंग बांध झील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य ये है अवस्थित कहाँ पर? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और माउंट आबू
वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका डी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गिर जंगली गधा और कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये अवस्थित है दोस्तों असम में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो मध्य प्रदेश का जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें पहला तो है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, दूसरा है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी मध्य प्रदेश में है। सोन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब जो है मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप लगा देंगे इसमें करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है कि मेलाघाट वन्यजीव अभ्यारण्य और बोर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। मेलाघाट वन्यजीव अभ्यारण्य और बोर वन्यजीव अभ्यारण्य ये सभी महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी पर लगाएंगे आप सभी सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड चंद्रशेखर आजाद वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया? तो ये पाया जाता है कहाँ पर? याद रखेंगे दोस्तों, इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। दोस्तों जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे आज मैंने इस क्लास में करा दिया है। थोड़ा सा दिक्कत है दोस्तों, थोड़ा हेल्थ इशू है, बोलने में प्रॉब्लम है, गले में थोड़ा सा, ठीक है और माफ़ कीजिएगा, और इस वजह से रेगुलर क्लास नहीं हो पाई। घर में शादी का फंक्शन था तो इसलिए लगातार 2 दिनों तक क्लास स्थगित रही है। लेकिन आपके जो आंसर की हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार उनका कमेंट आ रहा है कि आंसर की प्रोवाइड करा दीजिए। माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय, MJPRU विश्वविद्यालय और जो कानपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, तो आप सबकी आंसर की आपको कल से टाइमली मिल जाएगी। बाकी जिनका कल पेपर भाई, वो सभी लोग इस PDF को 2 बार ज़रूर रीड कर लेंगे, और जिनका अभी पेपर काफ़ी दिन है यानी कि 2 से 3 दिन का समय है, उनके लिए मैं एक और मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।